जहां एक तरफ रूस और भारत ने कमाल कर दिया है और INSTC से अपने व्यापार को दुगना कर लिया है। जानेंगे ये किस तरीके से भारत के लिए बहुत मददगार हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के 119 ऐप पर एक बार फिर से डिजिटल स्ट्राइक करा भारत ने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्राचीन समय में एक मार्ग हुआ करता था जिसे कहते थे रेशम मार्ग। रेशम मार्ग ने भारत, चीन, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ा था। ये मार्ग माल जैसे कि रेशम, मसाले और कीमती पत्थर के साथ साथ संस्कृति और तकनीक के आदान प्रदान का माध्यम था। उदाहरण के लिए भारत से मसाले और वस्त्र मध्य एशिया के रास्ते रोम तक पहुंचते थे। इस मार्ग ने भारत को समृद्ध बनाया और व्यापार घाटे को कम करने में मदद। आज INSTC भी उसी तरह भारत और रूस के बीच एक तेज और सस्ता व्यापारिक रास्ता बना हुआ है जो पुराने रेशम मार्ग की ही तरह क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ा रहा है। ब्रिटिश काल में भारत से ब्रिटेन तक समुद्री मार्गों के जरिए व्यापार बढ़ा था। 19वीं सदी में भारत से कपास, चाय और नील ब्रिटेन भेजे जाते थे, लेकिन भारत को तैयार माल खरीदना पड़ता था जिससे व्यापार घाटा बढ़ा। आज भारत INSTC के जरिए रूस को निर्यात बढ़ाकर अपने व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश कर रहा है, जो औपनिवेशिक समय के उलट एक संतुलित व्यापार की दिशा में कदम है। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार बढ़ा था। सोवियत संघ भारत को हथियार, मशीनरी, तेल देता था, जबकि भारत खाद्य पदार्थ, कपड़ा और चाय निर्यात करता था। उस समय परिवहन मुख्य रूप से समुद्री मार्गों से होता था जो लंबा और महंगा था। उदाहरण के लिए 1971 के युद्ध में सोवियत हथियारों की आपूर्ति समय पर पहुंची, लेकिन लागत अधिक थी। INSTC अब उस पुरानी व्यवस्था को बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि 7200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल मार्ग समय को 45 से 25 दिन और लागत को 30% तक कम कर देता है। भारत और रूस के बीच INSTC के जरिए व्यापार पिछले एक साल में दोगुना हो गया है। साल 2024 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 66 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया और साल 2030 तक इसे 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। ये वृद्धि मुख्य रूप से INSTC के पूर्वी मार्ग ईस्टर्न रूट के जरिए हुई है, जो तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से होकर गुजरता है। रूसी रेलवे के डिप्टी CEO दिमित्री क्र्यूकोव ने कहा है कि ये मार्ग सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल साबित हुआ है। भारत इस मार्ग से अपने निर्यात की मात्रा बढ़ा रहा है ताकि रूस के साथ अपने बड़े व्यापार घाटे को कम कर सके। INSTC ने डिलीवरी समय और लागत को काफी कम किया है। इसमें फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में विविधता लाने की भी योजना है। INSTC के 3 मुख्य मार्ग है: ट्रांस कैस्पियन, रूस और ईरान के बंदरगाहों से, अजरबैजान मार्ग और पूर्वी मार्ग कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से। पूर्वी मार्ग अभी सबसे प्रभावी साबित हुआ है। साल 2024 में भारत ने इस मार्ग से कृषि उत्पादों और अन्य सामानों का निर्यात बढ़ाया है, जिससे व्यापार घाटा कम करने में मदद मिली है। रूस और ईरान जल्द ही रस्त अस्तारा रेल लिंक पर भी हस्ताक्षर करेंगे, जो INSTC के पश्चिमी मार्ग को और मजबूत करेगा। ये कदम भारत के लिए फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने का मौका देगा। हालांकि ईरान पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण कुछ चुनौतियां बनी हुई है। INSTC के जरिए भारत रूस व्यापार का दोगुना होना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो रेशम मार्ग की ही तरह संपर्क बढ़ाने और औपनिवेशिक असंतुलन को ठीक करने की दिशा में कदम है। सोवियत काल के व्यापार की तरह ये मार्ग दोनों देशों को करीब ला रहा है, लेकिन अब तेज और सस्ते तरीके से। ये भारत के लिए अपने निर्यात को बढ़ाने और रूस के साथ 100 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने का सुनहरा मौका है। अगर चुनौतियों को पार कर लिया जाए तो ये मार्ग भविष्य में और भी समृद्धि ला सकता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार ने एक डिजिटल हमला शुरू करते हुए गूगल प्ले स्टोर से 119 चीनी ऐप्स को हटाने का आदेश दे दिया है। ये ऐप्स मुख्य रूप से चीन और हांगकांग के डेवलपर्स से जुड़े हैं, जिनमें कई वीडियो और वॉइस चैट प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सरकार ने इन ऐप्स को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताया है। ये पहली बार नहीं है। भारत ने साल 2020 में भी टिकटॉक और शेयरिट जैसे सैकड़ों चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए थे। इस बार प्रतिबंधित ऐप्स चिल चैट सिंगापुर की कंपनी मंगोस्टर द्वारा विकसित किया गया, चैंग ऐप चीन की लोकप्रिय ऐप है, हनीकेम ऑस्ट्रेलिया की कंपनी द्वारा बनाई गई शामिल है। ये कदम भारत और चीन के बीच चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव के रूप में देखा जा रहा है। अभी तक
तक केवल 15 ऐप्स ही प्ले स्टोर से हटाए गए हैं, बाकी अभी भी उपलब्ध हैं। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने सोवियत संघ से आने वाली टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। उदाहरण के लिए 1949 में अमेरिका ने कोकोम बनाया था, जिसके लिए सोवियत ब्लॉक को उन्नत तकनीक की आपूर्ति रोकी गई थी। इसका मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य खतरे को कम करना था। ठीक उसी तरह आज भारत ने चीनी ऐप्स डेटा को चोरी और जासूसी के संदेह में प्रतिबंधित किया है, जो शीत युद्ध से मिलती जुलती रणनीति देखने को मिल रही है। जून 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य झड़प के बाद, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, भारत ने 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें टिकटॉक, वी चैट और यूसी ब्राउजर शामिल थे। इसके बाद सितंबर 2020 में 118 ऐप्स बैन किए गए थे। इसका कारण भी राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता था। यह एक ऐतिहासिक कदम था जिसने भारत को डिजिटल संप्रभुता की दिशा में मजबूत किया। वर्तमान में 119 ऐप का प्रतिबंध उसी नीति की अगली कड़ी है, जो दिखाता है कि भारत लगातार इस दिशा में सख्ती बरत रहा है। साल 2019 में अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआवे पर प्रतिबंध लगाया था, ये कहते हुए कि इसके 5G उपकरण जासूसी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अमेरिका ने इसे अपने सहयोगी देशों में लागू करने की कोशिश की थी। ये प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा संरक्षण के नाम पर था, जैसा कि भारत आज चीनी ऐप्स के साथ कर रहा है। दोनों मामलों में टेक्नोलॉजी को एक संभावित खतरे के रूप में देखा गया। इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए। कहा जा रहा है सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT की धारा 69A के तहत कार्रवाई की है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में सामग्री को ब्लॉक करने की शक्ति देता है। प्रतिबंधित ऐप्स की सूची ल्यूमेन डेटाबेस में दर्ज है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित है। ये कदम भारत चीन सीमा पर तनाव और साइबर खतरों की आशंका के बीच आया है। हालांकि अभी तक केवल 15 ऐप्स ही हटाए गए हैं, जिससे सवाल उठता है कि बाकी पर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। चिल चैट जैसे ऐप जो सिंगापुर में है और हनीकैम जो ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी बैन सूची में है, जिसमें संकेत मिलता है कि प्रतिबंध सिर्फ चीनी मूल तक नहीं बल्कि चीनी प्रभाव से जुड़े ऐप्स पर भी है। भारत द्वारा 119 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध एक बड़ा डिजिटल कदम है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। ऐतिहासिक रूप से शीत युद्ध के कोकोम और भारत के 2020 के प्रतिबंध, अमेरिका की हुआवे बैन जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि देश संवेदनशील टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठाते रहे हैं। ये कदम भारत की डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने और चीन के प्रभाव को कम करने की दिशा में भी है। वैसे आपको बता दूं, आगे जो भी हो, भारत बहुत अच्छे से जानता है कि चाइना पर पूरी तरीके से यकीन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत करता चले और भारत झांसे में नहीं आ रहा है। यही वजह है कि भारत ने यहाँ पर एक्शन लेना जारी रखा है और ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि भारत और अमेरिका के रक्षा सौदे से भी चाइना परेशान हो रहा है और अब भारत और रूस के भी व्यापार से परेशानी बढ़ रही है। आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी आक्रामक कार्रवाई हो, उससे पहले ही भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। ये भारत के लिए सबसे सही है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो कदम उठा रहा है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।